Students, we are starting with a fresh topic today, the name of which is bills of exchange. ध्यान से सुनिएगा एवरीवन, बिकॉज इस टॉपिक में ना टॉपिक इजी है, ये टॉपिक इजी है एंड इंटरेस्टिंग है, बट एट द सेम टाइम कंसिस्टेंसी इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन दिस चैप्टर. बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कायदे से सुनना है. मैं कॉन्सेप्ट पहले बिल्ड कर रहा हूं एंड उसके बाद बाकी बातें हम लोग उसके अराउंड करेंगे. सबसे पहले, एंड नाउ आई विल नीड एवरीवन्स अटेंशन प्लीज. बातचीत किसी भी प्रकार का अवॉइड करें. हाँ, ठीक है. सो सर, एक बेसिक मीनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज का ये है कि दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल स्टूडेंट्स, एंड प्लीज आई विल नीड, मैं अचानक से क्वेश्चन पूछूंगा, तो जो लोग नहीं बता पाया वो लोग अभी आफ्टर द क्लास स्टे करेगा एंड फिर पूरा लेक्चर देखेगा. इससे बेटर है कि एक ही बारी में पिक करो. ठीक है. क्लास ए बी को अगर कोई सामान, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि बी के पास, लेट्स से द ट्रांजैक्शन इज ऑफ 25,000 रुपीज, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बी के पास उस वक्त 25,000 रुपए अवेलेबल रहे ए को रिपे करने के लिए. ठीक है सर. सर ये आप कॉमन सेंस वाला बात किए. ए और बी के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें ए ने बी को गुड्स सेल किया है वर्थ रुपीज 25,000 और बी ने कहा कि भैया मेरे पास अभी तो 25,000 नहीं है, तो मैं तो बाद में आपको रिपे कर पाऊंगा. इस ट्रांजैक्शन में फिर ए ने कहा कि भाई बी, मेरे पास क्या सबूत है कि तुम फ्यूचर में मेरे को पे कर देगा. तो बी बोला कि आप एक काम करो ना, आप एक डॉक्यूमेंट बना दो जिसमें आप डेट मेंशन कर दो और मैं उस डॉक्यूमेंट को साइन करने को रेडी हूं. जब बी ने ये बात कही कि बी उस डॉक्यूमेंट को साइन करने को रेडी है, इसका अर्थ है बी ये कह रहा है कि आई एम विलिंग टू अब्सॉल्व लीगल लायबिलिटीज. मैं लीगल लायबिलिटीज अब्सॉर्ब करने के लिए रेडी हूं अगर मैं रिपे नहीं करता, क्योंकि मैंने लिखित में साइन करा है. उसका कुछ प्रोफोर्मा मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूं कि एक एक्चुअल बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर बिजनेस में कैसा दिखता है. आपकी किताबों में भी हम लोगों ने डाल रखा है. आप लोग अगर किताब कैरी किए हो तो यू विल विटनेस, नहीं किए हो तो देख लेना, बट डू कैरी द बुक्स. खैर खैर स्टूडेंट्स, आप लोग देखो इसमें क्या लिखा है. 10,000 रुपीज मेंशन्ड है. कहां ये ट्रांजैक्शन हुआ? कोलकाता में 1 नवंबर को. 3 months आफ्टर डेट. यहां पर ना ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो वर्ड है ना आफ्टर डेट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसमें ना आफ्टर डेट में एक बहुत इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, वो मैं भी थोड़ी देर में आके एक्सप्लेन करूंगा. खैर, 3 months आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर. पे टू मी या मेरे को पे करो, या माई ऑर्डर मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पे करो. द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, क्योंकि मैंने तुमको कुछ सामान दिया है जिसकी वजह से तुम मुझे 10,000 पे करोगे. अच्छा, एक्सेप्टेड. सामने वाला जब एक्सेप्ट करेगा, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा और यहां बाजू में साइन करेगा. मान लो कि ये जो ये जो ट्रांजैक्शन है दो लोगों के बीच में हुआ था. एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन हुआ था दो लोगों के बीच में, गोलू और भोलू के बीच में. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो भोलू जिसने बिल बनाया, बिल बनाया उसने अपना कोई एड्रेस लिख दिया, और गोलू जिसने, जो अवनी ऑक्सफोर्ड में रहता है, उसने एक्सेप्ट करा है और वो यहां साइन करेगा. वो यहां साइन करेगा और वो इसको एक्सेप्ट करेगा. वो यहां साइन करेगा और वो इसको एक्सेप्ट करेगा. तो ये टिपिकल बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है. अब एक बार ये बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो गया भोलू और गोलू के बीच में, तो ये जो बिल है गोलू ने एक्सेप्ट कर लिया. गोलू वो इंसान है जिसे पे करना है और भोलू वो इंसान है जिसे पेमेंट रिसीव करना है. तो ये बिल अब अपने पास कौन रखेगा क्लास? कौन? भोलू. कौन? भोलू. भोलू ये बिल अपने पास रखेगा. अब स्टूडेंट सुनना, यहां पे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का पॉसिबिलिटीज का पता लगेगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस बिल की. क्लास सुनिएगा, इस बिल के साथ अब क्या क्या चीजें हो सकती है वो समझिएगा. भोलू जो कि राइटफुल रिसीवर ऑफ द मनी है, इस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है? पहला, एक मैच्योरिटी डेट आएगा.
मैच्योरिटी डेट कितने पीरियड के बाद का है स्टूडेंट्स? 3 मंथ्स के बाद का है। कितने मंथ्स के बाद का है स्टूडेंट्स? 3 मंथ्स के बाद का है। तो पहली चीज तो ये मुमकिन है कि वो 3 महीने तक बिल को होल्ड करके रखे और उस दिन पेमेंट रिसीव कर ले। इसको बोलते हैं रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। रिटेन्ड टिल, जिस दिन बिल का पेमेंट आना ड्यू हो जाता है ना, उसको हम लोग मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। उसको हम लोग क्लास मैच्योरिटी डेट बोलते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज क्लास, दूसरा चीज, या तो वो उस बिल का मैच्योरिटी तक रिटेन कर ले, या फिर नंबर 2 वो उस बिल को बैंक के पास डिस्काउंट करा ले। क्या करा ले? अब आप लोग पूछोगे सर डिस्काउंट का क्या मतलब है? कुछ पूछोगे, कुछ को पता ऑब्वियसली, बिकॉज 9-10 में मैंने ही करवा रखा है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि कभी कभी क्या हो सकता है कि भोलू को फंड्स का टेम्पररी नीड आ सकता है। 3 महीना के पहले ही जरूरत पड़ गया पैसे का। अब कुणाल यहाँ पे परेशानी ये है, राशि यहाँ परेशानी ये है कि ये इस बिल को लेके गोलू के पास जा नहीं सकता, क्योंकि गोलू ने कितने समय का ले रखा है? 3 महीने का टाइम ले रखा है। तो अगर 3 महीने का टाइम ले रखा है तो ऑब्वियस सा बात है कि 3 महीने का टाइम ले रखा है तो वो जा नहीं सकता उसके पास। तो फिर और क्या करेगा? तब फिर सवाल है स्टूडेंट्स, और क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा क्लास, इस बिल को लेकर किसके पास जाएगा? बोलो क्लास, बैंक के पास। किसके पास जाएगा क्लास? स्टूडेंट्स बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा बैंक सुनो ना, तुम ये बिल रख लो, जिस दिन पेमेंट रिसीव होने वाला होगा, जिस दिन पेमेंट रिसीव होने वाला होगा, जिस दिन पेमेंट रिसीव होने वाला होगा, मेरी जगह पेमेंट तुम रिसीव कर लेना, मेरी जगह पेमेंट तुम रिसीव कर लेना। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरा चीज, बिल को एंडोर्स करा जा सकता है। क्या करा जा सकता है? क्या बोला? एंडोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यानी कि भोलू को गोलू से पेमेंट रिसीव करना है। सोचो आप लोग, भोलू को गोलू से पेमेंट रिसीव करना है, पर यह भी तो मुमकिन है ना कि भोलू को मान लो अमन को पेमेंट करना है। तो भोलू क्या करता है? वो बोलता है यार इतना ट्रांजैक्शन में घुसने की जगह ऐसा करता है, जो मेरे पास गोलू का बिल रखा हुआ है उसको हम अमन के नाम पे कर देता है। इसको बोलते हैं एंडोर्स करना। क्या करना? एंडोर्स करना। फिर से बोलूं क्या? फिर से और सिंपलर ट्रांजैक्शन में आता हूं। फिर से, मुझे अगर मान लीजिए रिदम से कुछ पैसे मिलने हैं। अब अगर मुझे रिदम से पैसे मिलने हैं तो मैंने रिदम के नाम पे एक बिल बनाया, रिदम ने उस बिल को एक्सेप्ट करा, पर मुझे अमन को पेमेंट करने हैं। अच्छा, जब रिदम ने वो बिल एक्सेप्ट किया ना, क्योंकि मुझे पैसे मिलने हैं, मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे नजरों से देखोगे तो वो बिल्स रिसीवेबल है, वो क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे। पर अगर रिदम के आंख से देखो तो वो बिल्स पेबल है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि रिदम ने मेरा बिल एक्सेप्ट करा, मुझे अमन को पे करना है 10,000 और मुझे रिदम से मिलना है 10,000। तो बिल जो मैंने रिदम से रिसीव किया ना, उस पर मैं लिख दूंगा एंडोर्स्ड टू अमन और मैंने साइन कर दिया। इसका अर्थ है कि उस बिल का पेमेंट रिसीव करने का हक मैंने खो दिया और मैंने उस हक को ट्रांसफर कर दिया अमन को। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और चौथा, उस बिल का अल्टीमेट अंजाम हो सकता है कि रिदम अल्टीमेट डे पर फरार हो जाए, उसने पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट मार लिया। इसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बार हम लोग को जरूरी है, थ्योरी में बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, इसीलिए अपने एक बार लर्न करेंगे। बोलो एक बार क्लास, क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? अब बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इज एन, अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, यहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है? जिसे पेमेंट रिसीव करना है या जिसको पेमेंट करना है? जिसको पेमेंट रिसीव करना है, वो सामने वाले को ऑर्डर दे रहा है कि भाई तेरे को पेमेंट करना है। तो बोलो एवरीवन, बिल ऑफ एक्सचेंज। बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain
वो सर्टेन पर्सन, जैसे मेरे केस में मैं मेकर हूं बिल का, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं रिदम को, डायरेक्टिंग द मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, क्या तो मेरे को पेमेंट कर या मेरे बैंक में डाल, ओनली टू और टू द, और टू द ऑर्डर ऑफ, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। या मैंने रिदम को कहा कि रिदम ये सब में मत पढ़, बिल तुमने एक्सेप्ट कर लिया, जो तेरे को मैच्योरिटी डेट पे आके बिल का प्रूफ दिखाए, फोटो दिखाए, उसको पे कर देना। बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि बिल जिसके पास होगा वो पेमेंट रिसीव करेगा। समझ में आया? क्लास एक बार बोलना एवरीवन, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन, इट इज एन ऑर्डर टू पे, इट इज एन ऑर्डर टू पे। आपकी किताबों में लिखा हुआ है, लर्न करना है अपने को, बोलो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। यहां तक एक बार सोचना, एक बार क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन कंटेनिंग एन साइंड बाय, बस ये याद हो गया, साइंड बाय द मेकर। डायरेक्टिंग, उसमें मेकर क्या बोल रहा है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, बोलो डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, डायरेक्टिंग अ, बोलो डायरेक्टिंग अ सर्टेन, फिर से बोलो डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, ओनली टू, तीन बातें हैं, ओनली टू, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर ऑफ द पर्सन। देखो तीन बातें हैं, ओनली टू, बोलो ओनली टू, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कुछ कीवर्ड्स बता दे रहा हूं, जोड़ जाड़ के लिख देना, सही डेफिनेशन बन जाएगा। अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, तीन जगह पे, ओनली टू, बोलो ओनली टू, और टू द ऑर्डर ऑफ, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। याद हो गया? सर अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं तीन लोगों के नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां आप लोग गलत करोगे, मेरे को पता है, इवन आफ्टर लिसनिंग टू मी फिर भी आप लोग गलत करोगे, ध्यान से सुनना, फिर भी सुनना आप लोग। स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज कौन कौन है? सर बिल ऑफ एक्सचेंज के पार्टीज कौन कौन है? हाँ, पार्टीज मतलब तीन मेजर लोग, ऐसे और भी हैं बट मैं मेनली तीन बातें बताऊंगा। पहला है ड्रॉर, पहला है, बोलो पहला कौन है, बोलो एवरीवन, ड्रॉर वो पर्सन है, क्लास ड्रॉर वो पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज, एवरीवन समृद्ध, ड्रॉर कौन है बोलना, जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। ये जनरली वो पर्सन है जिसको पैसे मिलने हैं, जिसको पैसे, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी, जनरली ही इज द पर्सन हु इज, जनरली क्या ऑलवेज ही इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी। मुझे रिदम से पेमेंट मिलना है तो मैं ड्रॉर हुआ, मैं क्या हुआ, ड्रॉर, बोलना ड्रॉर इज द पर्सन, बोलो ड्रॉर इज द पर्सन हु और ड्रॉस द बिल ऑफ एक्सचेंज, ही और शी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी। और ड्रॉअर एक तरीके से आप लोग ऐसे सोच सकते हो, ड्रॉअर एक तरह से आप सोच सकते हो सेलर या क्रेडिटर है, ड्रॉअर एक तरीके से आप सोच सकते हो क्या है, सोच के देख लो ना एक बार, इसी को तो पेमेंट मिलना है, तो ये कौन हुआ, सेलर या क्रेडिटर? मेरे बुक में लिख सकते हो आप लोग, ड्रॉअर इज जनरली ए सेलर और अ क्रेडिटर। ड्रॉअर क्या है, जनरली सेलर है या क्रेडिटर है। सही है सर, आगे बढ़ता हूं। क्लास, क्लास एवरीवन, अब ड्रॉई कौन है, क्लास अब एक बात और, स्टूडेंट्स ड्रॉई कौन है, ड्रॉई वो पर्सन है जिसको पेमेंट करना है, जिसको पेमेंट करना है। तो ड्रॉई, मुकुल, ड्रॉई जनरली कौन होता है, डेटर, कौन होता है ड्रॉई, मुकुल ड्रॉई वो पर्सन होता है जिससे हम लोग पेमेंट रिसीव
करेंगे। जैसे मेरे और रिदम के ट्रांजैक्शन में मैं ड्रॉर हूं और रिदम ड्रॉई है, क्योंकि रिदम को पेमेंट करना है, क्योंकि रिदम को पेमेंट। लेकिन अब क्लास अल्फ्रिक ध्यान देना, एक आरव बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। आरव मैंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, पेई। पेई वो पर्सन है जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा। जब भी मैं ये पढ़ाता हूं ना, क्लास में कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा लोग ये बोलता है कि सर पेई तो ड्रॉर ही होना चाहिए, पेई तो। ऐसा जरूरी नहीं है, यही तो सिखा रहा हूं, यही तो सिखा रहा हूं। सुनिए, ड्रॉर कौन जो बिल बनाया, ड्रॉर कौन, ड्रॉर कौन, ड्रॉर कौन, ड्रॉई वो जिसे पे करना है, ड्रॉई वो जिसे। पर पेई ड्रॉर भी हो सकता है, कोई भी। पेई का मतलब है जिसे पैसे मिलेंगे, जिसे पैसे। पेई कौन है, जिसको पैसे। अब तुम लोग बोलेगा कि सर ऐसा क्यों आपने बोला कि पेई और ड्रॉर दो अलग अलग लोग हो सकते हैं या सेम भी। देख, अगर मैं कॉपी में आ सकते हो आप लोग और यू कैन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है, जो मैं बोलने वाला हूं इससे आपको बहुत चीजें कवर होंगी। स्टूडेंट्स, प्राइमरीली अगर मेन बात करूं तो स्टूडेंट्स, अगर मैं मेन बातें करूं आप लोगों से, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के यू विल एक्नॉलेज कि बिल ऑफ एक्सचेंज का 4 ही अंजाम हो सकता है। अगर मैं मेन बात करूं तो क्लास बिल ऑफ एक्सचेंज का 4 ही अंजाम हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज का 4 अंजाम क्या हो सकता है। पहला, रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, बोलो। पहला अंजाम हुआ कि द बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, है ना आप लोग, बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। आरव रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी का मतलब है मुझे रिदम से पेमेंट मिलना है। मैंने बिल जो रिदम ने ड्रॉ, मैंने रिदम पे ड्रॉ करा था वो मैं मेन डेट तक रखा और रिदम से मैं पेमेंट लूंगा उसी दिन। इसका मतलब क्लास इस केस में जो ड्रॉर है वो मैं ही था और पेमेंट भी मुझे ही मिलने वाला है। तो इस केस में मुकुल ड्रॉर और पेई सेम पर्सन हो सकते हैं। मुकुल, आर यू अंडरस्टैंडिंग यार। मुकुल ड्रॉर कौन है, जो बिल बनाया। ड्रॉर कौन, जो बिल। ड्रॉई जिसे पेमेंट करना है। जैसे मैंने अगर रिदम पे बिल बनाया तो बताओ मेरे को ड्रॉर कौन, ड्रॉई कौन। और ड्रॉई रिदम हुआ क्योंकि रिदम को पे करना है। और पेई कौन, सच में पेमेंट जिसको। पेई कौन, सच में पेमेंट जिसको। पेई मतलब जिसको सच में पेमेंट मिलेगा। इस केस में तो हाँ, आप लोग सही हो अल्फ्रिक कि ड्रॉर ही पे ही है, तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। बट जरा जरा मैं डिस्कशन को एक कदम आगे लेके चलता हूं एंड लेट्स सी कि बात बदलता है क्या। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातचीत को आगे लेके चलूं, अगर मैं बातचीत को आगे आरंभ करूं, तो आप लोग देखो क्या हो रहा है। दूसरा बात, बिल इज एंडोर्स्ड। बिल इज, बोलो, एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड, मान लो कि मैंने बिल बनाया, मैंने बिल बनाया, मैंने बिल बनाया, पर मुझे रियलाइज हुआ मुझे यार अमन को आयुष कुछ पेमेंट करना है, याशिका मुझे अमन को कुछ पेमेंट करना है। तो मैंने वो जो रिदम से मिला हुआ बिल है वो अमन का नाम उसमें डाल दिया। तो अब सच्ची बताना, तो यहां पर लिखने का जरूरत नहीं है ये, यहां पर ड्रॉर तो मैं हुआ, ड्रॉर तो मैं हुआ, लेकिन सच में पेमेंट किसको मिलेगा बिल का, अमन को, क्योंकि मैंने बिल एंडोर्स किसको किया है, अमन को। तो पेमेंट तनिषा मिलेगा किसको, अमन को। सो यानी कि यहां पर पेई, पेई कोई और हो गया, पेई कोई और हो गया। तो ये बिल्कुल अभिनव जरूरी नहीं है कि ड्रॉर और पेई सेम लोग हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सर वी डू अंडरस्टैंड। अक्षत यार बात समझ रहे हैं क्या आप। राइट, आगे बढ़ता हूं। अक्षत, तीसरी बात और हो सकती है। तीसरी बात यह हो सकती है कि मैंने बिल को क्या करवा लिया, डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर करा लिया तो मेरे को स्वयं
पहले मैं डिस्काउंटिंग फिर से समझाता हूं, क्योंकि मयंक और यथार्थ ये लोग एज यूजुअल लेट करे थे। डिस्काउंट का मतलब ये होता है, और कुछ समझ नहीं आएगा तो क्लास मीनिंगलेस हो जाएगा इन लोग के लिए। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का पैसा मेरे को एडवांस में चाहिए था, तो मैंने पैसे बैंक से ले लिए और वो बिल बैंक के पास जमा करा दी। तो जब मेन डेट आएगा तो पेमेंट उसका कौन राइटफुली रिसीव करेगा, मैं कि बैंक? बैंक, क्योंकि बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। तो इस केस में भी डिस्काउंटिंग अगर हो जाए अमन, तो फिर एक चीज समझना, उस केस में भले ही ड्रॉअर मैं हूं, लेकिन क्योंकि मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया था तो पेमेंट मिलना तो बैंक को पड़ेगा। तो जो पेई है वो डिस्काउंटिंग के केस में बैंक होगा स्टूडेंट्स। पेई डिस्काउंटिंग के केस में कौन होगा? बैंक होगा। अग्रीड है? एंड फाइनली अगर बिल डिसऑनर हो गया तो भैया डिसऑनर हो गया तो अब तो फिर कोई पेमेंट ही नहीं आया, तो काय का पेई डिसऑनर। डिसऑनर नाम से ही कुणाल क्लियर है, इजंट इट रुद्रांश, कि सामने वाला का पेमेंट नहीं आने वाला है। अभी तक तो कैंसिल हो गया डिसऑनर। किसको किसको क्लियर है? हाथ उठा लेंगे यार। ऑफलाइन एक बार, ऑनलाइन नहीं देख रहा, ऑफलाइन हाथ उठा लो यार। ऑनलाइन वालों यार, किसको किसको क्लियर है? कम ऑन गाइस। रितिशा इज क्लियर। और कौन है? आई कैन सी अभिनव क्लियर है भाई। जी सर। चलो आगे बढ़ता हूं, चलो आगे बढ़ता हूं। हैविंग डिस्कस्ड दिस मच, मैंने आपको मेन डिस्कशन बता दिया स्टूडेंट्स। बट अब एक मिनट, लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट्स लेट्स गेट इनटू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ थिंग्स। यहां पर अब हम एक कॉन्सेप्ट आपको डालने वाले हैं, बताने वाले हैं। हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस, हेडिंग लिख लीजिए डेज ऑफ ग्रेस। पहले तो सिंपल में लिख लीजिए, फिर मैं इसको आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ब्रीफ में बोल दूंगा एंड वी विल बी बैक टू बिजनेस। स्टूडेंट्स डेज ऑफ ग्रेस कितना होता है जी? 3 डेज। क्या होता है डेज ऑफ ग्रेस? 3 डेज। बाय द वे स्टूडेंट्स, हम लोग जो भी नियम कानून पढ़ रहे हैं, हम लोग किस एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। किसके अंदर? तो ये जो भी नियम कानून आप लोग सुन रहे हो ना, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कानून है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंड अगर आप लोगों को जानना है तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना था? 1881। कब बना था? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में बना था। तो सर 1881 का एक्ट हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अब सुनो, ये डेज ऑफ ग्रेस का क्या चक्कर है आपको समझ में आएगा, वरना आप लोगों को मैच्योरिटी डेट नहीं कैलकुलेट करना आएगा, फंस जाइएगा आप लोग। मतलब सर नहीं समझा, होता क्या था पुराने जमाने में, तब आपको पहले मैं आपको डायरेक्ट बात बोलता हूं, क्योंकि सीधा बात का जमाना, एकदम सीधा बात बोलते हैं। सीधा बात सुनिएगा। 1 अप्रैल को क्लास, 1 अप्रैल को मैंने बिल ड्रॉ करा। 1 अप्रैल को बिल ड्रॉन, एंड बिल कितने महीने का था? 3 महीने का। कितने महीने का? कॉन्सेप्ट ऑफ डेज ऑफ ग्रेस ये बोलता है रुद्र कि मैंने रिदम को बोला कि भाई आज 1 अप्रैल है, 3 महीना बाद पेमेंट दे देना। रूल ये बोलता है, अच्छा मतलब पहले अगर विदाउट नॉलेज समृद्ध अपने ध्यान दें अगर, तो उससे समृद्ध आपको समझ में आएगा कि अगर 1 अप्रैल से मैंने 3 महीने का पीरियड दिया है तो इसका मतलब, अच्छा जिस दिन बिल ड्रॉ होता है ना वो डे काउंट नहीं करते, वो डे हम लोग काउंट नहीं करते। जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उस डे को काउंट, याद रखो, जिस दिन बिल ड्रॉ करता है उस डे को काउंट। तो अगर उस दिन को हटा दे और 3 महीना जोड़ दे तो अप्रैल, मई, जून। देखो एक मिनट, 1 अप्रैल, मई, जून। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान दोगे तो अप्रैल का पीरियड खत्म, मई का पीरियड खत्म, जून का पीरियड खत्म, क्योंकि कितने महीने का बिल था? 3 महीने का। तो पेमेंट तो 3 महीने बाद मांगूंगा ना, तो कौन सा डे आ गया? 1 जुलाई। कौन सा डे आ गया? देख लो, अप्रैल में जून खत्म, 1 जुलाई। अब आरव 1 में आस्क, घर जाके आप सोच सकते हो,
इसीलिए जवाब दे दे रहा हूं पहले ही। हर्षित, आप लोग ये सोच सकते हो कि सर 3 महीने का हिसाब अगर लगाया जाए, 3 महीने का अगर विधि हिसाब लगाया जाए तो 1 अप्रैल से तो 30 जून आता है। इसका मतलब आपने 1 अप्रैल गिन लिया। मैंने आयुष क्या सिखाया था, कुणाल क्या सिखाया था, अगर 3 महीना गिनना है तो 1 अप्रैल को काउंट नहीं करिएगा, 1 जुलाई। लेकिन वेट, अब आपको यह सिखा रहा हूं कि रियल लाइफ में जो बिल की मैच्योरिटी डेट है, यानी रिदम से पेमेंट रिसीव करने का डेट है एल्फ्रिक, वो 1 जुलाई नहीं होगा। सर पर बिल तो 3 महीने का है। द लॉ टेल्स कि आपको कितना दिन ऐड करना है, 3 days ऑफ ग्रेस, और आपको क्या करना है, 4 जुलाई को मैच्योरिटी डेट मानना है। तो ये है मैच्योरिटी डेट, यानी कि रिदम का पेमेंट इस दिन तक ड्यू है, नहीं तो उसका डिसऑनर माना जाएगा। अब इसमें दो सवाल आएंगे, दो बातें आएंगी। पहली बात तो सर क्लियर है, पहली बात तो सर क्लियर है, हाँ ठीक है, क्या इसमें नया है, जितना बिल का पीरियड दे उसमें +3 दिन कर दो। बट दूसरा सवाल आएगा, मेरे को पता है, अगर मैं आपके एंड पे बैठता तो मैं टीचर से पूछता ऐसा क्यों, क्या लॉजिक है 3 दिन का। आई विल टेल यू द लॉजिक। कोई भी जो लॉ इंडिया में बना है ना स्टूडेंट्स, वो इंडिया को सुन लेना, वो इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशनल, वो इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को ध्यान में रखते हुए बना है। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने का मतलब मैं 1881 के पहले का बात कर रहा हूं। तो उस जमाने में क्या होता था, बाय द वे, तब वर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं आया था। हम लोग बोलते थे हुंडीज, HUNDIES, हुंडीज बोलते थे इसको। सेम चीज होता था। अब होता क्या था, उस जमाने में तो ऐसा नहीं था ए भाई वो जीपे कर दे या पेटीएम कर दे। तो उस जमाने में क्या होता था, अच्छा, और लोग भी उस जमाने में अच्छे थे। आज तो बड़े घटिया लोग हैं, उस जमाने में बहुत बढ़िया लोग थे। तो अब होता क्या था कि अब कोई आदमी, सुनो क्या होता था उस दिन, उस समय, कि जब कोई पेमेंट देने आ रहा है, जब कोई पेमेंट देने आ रहा होता था, तो अब ऐसा है कि कोई पेमेंट देने आ रहा है तो उस समय जो है बड़े दूर से आ रहा था। एवरीवन, बेसिक लॉजिक बता रहा हूं। उस समय क्या है, कोई पेमेंट देने आता था तो दूर से देने आता था। अब वो कोई घोड़ा गाड़ी कुछ ना कुछ करके आता था। तो ये रूल नहीं होता था उस समय कि जैसे ही तुम आया, मतलब हम गेट पे खड़ा है कि तुम जैसे ही, तुम 2 दिन का सफर तय करके आया है और हम गेट पे खड़ा है, आ जा बस पैसा ऐसे खींच लेंगे, ऐसे नहीं होता था। तो उस समय क्या होता था कि हम लोग बेसिक छोटा अरेंजमेंट रखते थे कि भाई 1 दिन 2 दिन इन लोग को ठहराएंगे और उसके बाद हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे। ये एक ट्रेडिशन था उस समय। ऐसा नहीं है कि बस तुम गेट पे घुसाई और तुम्हारा पेमेंट ऐसे खींच लिया। दैट वाज नॉट द प्रोसेस। एंड इस प्रक्रिया में 2-3 दिन लग जाता था। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस ट्रेडिशन को समझा और वो बोल दिया कि अब से कोई भी बिल का काउंट हम लोग करेंगे ना पीरियड, तो वो 3 days ऑफ ग्रेस के साथ करेंगे। तो वो क्या आज तक चले आ रहा है, हाँ सब बदल गया, बट फिर भी ये रूल क्योंकि बना हुआ था लॉ के अंदर तो आज तक चले आ रहा है। तो याद रखना, एग्जाम में बहुत ही छोटा सा बात है और मिस्टेक हो जाएगा, 2-3 नंबर चल जाएगा। कोई भी पीरियड ऑफ बिल का तो आप लोग 3 दिन ऐड कर दोगे। बट स्टिल अब एक और सवाल आएगा भी, बिल 3 तरीके के होते हैं क्लास, बिल कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। लिखिएगा एवरीवन, बिल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, लिखिए, लिख लीजिए साथ में स्टूडेंट्स। बिल्स जो है वो 3 तरीके के होंगे, नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे आप लोग। नोट कर लेंगे आप लोग प्लीज। पहला है बिल आफ्टर डेट, पहला है बिल आफ्टर डेट। दूसरा है बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर साइट। लास्ट वाला है बिल एट साइट स्लैश, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं बिल ऑन साइट, इसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑन प्रेजेंटेशन भी। पहले तीनों को समझ लीजिएगा तो आपके लिए सुविधा होगा। सुन लीजिएगा तीनों बात, छोटा छोटा बात है बट बड़ा रेलिवेंट बात है।
मैंने कहा जी बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, और हमने आपको कहा बिल एट साइट या ऑन साइट या ऑन प्रेजेंटेशन। क्या है सर ये, समझा नहीं हम लोग, क्या है ये सर, समझा नहीं हम लोग। चलो मैं आपको बताता हूं ये चक्कर क्या चल रहा है। क्लास मैं बता रहा हूं चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे। बच्चा लोग हो ये रहा है, एवरीबॉडी हो ये रहा है कि बिल आफ्टर डेट में वो जो 3 महीना है ना, हेलो, 3 महीना जो है ना वो शुरू होता है जिस दिन मैंने बिल ड्रॉ कर दिया। मतलब मैंने बिल 1 अप्रैल को बनाया तो 3 महीना आज से शुरू हो गया। समझ रहे? बिल मैंने आज बिल बना दिया रिदम के नाम पे, रिदम ने अभी तक बिल नहीं देखा है, बट 3 महीना का पीरियड यहां से शुरू हो गया। बिल आफ्टर साइट का मतलब 3 महीना का पीरियड कब से शुरू होगा? जब जब रिदम उस बिल को एक्सेप्ट कर ले, जब रिदम उस बिल को एक्सेप्ट कर ले तब 3 महीना शुरू होगा। और बिल एट साइट, क्लास बहुत ही खतरनाक बिल है। बिल एट साइट या ऑन साइट, ऑन प्रेजेंटेशन में स्वयं डेज ऑफ ग्रेस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इसका मतलब हम रिदम को ये बोल रहे हैं कि हम तुमको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, पर जिस दिन हम बिल लेके आ गए उस दिन पेमेंट करना पड़ेगा। जिस दिन बिल दिखा दिए उस दिन पे कर देना। इसमें कोई 3 डेज ऑफ ग्रेस का चक्कर नहीं लगेगा, एकदम भी नहीं। बिल एट साइट में 3 महीना वहीना कुछ नहीं, लिख सकते हैं हम लोग कुछ भी, बट हम जब बिल आपको प्रेजेंट करेंगे आप तब पेमेंट करोगे, कहानी खत्म हो गया। बट वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि जनरली वो बातचीत का होगा। स्वयं इज टेलिंग फिर सर ऐसा बिल बनाया तो वो तो आज बिल बनाया और कल दे दिया तब तो पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो स्वयं उसमें कुछ अग्रीमेंट अरेंजमेंट वैसा होता रहेगा। बट मैं आपको समझा रहा हूं बिल एट साइट में आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस देना नहीं है। बिल अगर एक्सेप्ट किया, हाँ, बिल ऑन साइट में वो बिल एक्सेप्ट तो किया ही, बिल एक्सेप्ट किया है। और अब ऐसा नहीं है कि बिल एक्सेप्ट नहीं किया, बिल तीनों में एक्सेप्ट हुआ है। काउंटिंग कब से शुरू हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। बिल एट साइट में तो काउंटिंग का चक्कर ही नहीं है, जब बिल बोल दिए अमाउंट जो है, हाँ वो ठीक है, वो उस हिसाब से अरेंजमेंट होता है। अच्छा वैसे एक दो चीजें और आ रही है, मेरे को अभी ध्यान आई बातचीत की प्रक्रिया में, सुनिएगा। मान लीजिए उस दिन रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे है, जिस दिन बिल मच्योर हो रहा है, जिस दिन बिल मच्योर हो रहा है, समृद्ध शौर्य यहां ध्यान देंगे, जिस दिन बिल मच्योर हो रहा है उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे है। तो अगर नेशनल हॉलीडे है तो उसके प्रीवियस वाला दिन मैच्योरिटी डेट माना जाएगा। मैच्योरिटी डेट मतलब ग्रेस पीरियड ऐड करके ग्रेस पीरियड, हमेशा मैच्योरिटी डेट अमन कैलकुलेट होता है ग्रेस पीरियड ऐड करके ही, उसके बिना नहीं होता, उसके बिना ग्रेस पीरियड नहीं होता। मान लो विथ एडिंग 3 डेज मेरा जो डे पड़ रहा है मुकुल, वो एक नेशनल हॉलीडे है, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, वो क्वेश्चन अपने को बताएगा। तो हम लोग का बिल का मैच्योरिटी डे एक दिन पहले का होता है। पर व्हाट इफ इट इज अ सडन हॉलीडे, उस एरिया में जहां पेमेंट करना था उस एरिया में कोई आंधी तूफान ऐसा कुछ हो गया, ये तो सडन हॉलीडे है। सडन हॉलीडे के केस में मैच्योरिटी डेट उसके अगले दिन का होता है। मैं वही बोल रहा हूं ना, सडन हॉलीडे या कुछ भी है तो अगले दिन का पेमेंट का होता है। क्लियर है? चलो अब हम लोग एक बार लिख लेते हैं तीनों बिलों के बारे में। बिल एट साइट फटाफट क्लास, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि मैच्योरिटी डेट बताओ। बिल एट साइट, बिल एट साइट, it means bill is payable on demand। बिल एट साइट लिखा हूं, it means bill is payable on demand। no days of grace are added, no days of grace added। it becomes due for payment when presented, it becomes due for payment when presented। बट एक गुड न्यूज बता दूं आपको इस केस में कि ये वाला बिल डिफॉल्ट अजम्पशन नहीं है। मतलब वंश, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है तो आपको ये वाला बिल नहीं मानना है, आपको ट्रेस ऑफ ग्रेस ऐड करना है। खाली
आयुष याद रखिएगा, जब बिल एट साइट लिखा है या बिल ऑन साइट लिखा है या बिल ऑन प्रेजेंटेशन लिखा है तब आप डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करोगे, वरना कुणाल द नॉर्मल रूल इज कि हमेशा मयंक अपने को 3 डेज ऐड करना है, प्रज्ञा हमेशा अपने को 3 डेज ऐड करना है। राशि, इज दैट क्लियर यार? चलो, राशि इज क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। लिखिए नंबर 2, बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ किया उस दिन से गिनती शुरू। हियर द टेन्योर, टेन्योर मतलब जो टाइम पीरियड है, हियर द टेन्योर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। 3 days of grace are added, 3 days of grace are added to calculate, 3 days of grace are added to calculate the maturity date. 3 days of grace are added to calculate the maturity date. लिखिएगा एग्जाम्पल, if bill is drawn on 1st January, if bill is drawn on 1st January 2015, if bill is drawn on 1st January 2015, maturity period, maturity date is, देख अमन जिस दिन ड्रॉ किया उसी दिन से मैच्योरिटी डेट चालू हो गया अकाउंट। मैच्योरिटी डेट इज 4th April, 3 महीने का जनरली हम लोग बिल मानते हैं, 4th April 2015, मतलब 3 महीना 3 दिन आरव देख ऐड कर दिया ड्राइंग्स वाले डेट से। अभिनव ड्राइंग्स वाले डेट से, यस और नो यार? राइट सर। हाँ वो ठीक। ये अमन इस पॉइंट पर भी एड्रेस करूंगा। अमन ने एक पॉइंट रेस करा, आप लोगों ने सुना नहीं एकदम। 1 मिनट अमन रुक जाइए, वेट कर जाओ ना, अब ठहर जाओ ना, अब हो गया बोल दिया तो अब सुन लो। अगर बिल का पीरियड मंथ्स में है तो हम लोग मंथ्स के टर्म्स में सोचेंगे, फिर हम लोग डेज नहीं देखेंगे कि फरवरी में 28 है या 29 है। और अगर बिल का पीरियड डेज में है तो हम लोग फिर डेज के टर्म्स में सोचेंगे, और तब वो 28 फरवरी है कि 29 का महीना है फरवरी का, वो मैटर करेगा। समझ आया? मतलब अमन ने अभी क्या पॉइंट रेस करा आप लोग नहीं समझे। अमन ने पॉइंट ये रेस करा कि 2015 है सर जी, 2015 है, ये तो एक नॉन लीप ईयर है, तो 28 दिन का फेब है। 29 महीना मतलब 2016 होता तो 29 का महीना होता फेब, तो उस केस में आपका गणित क्या बोलता? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर 3 मंथ्स बोला है, अगर सम ने 3 मंथ्स बोला है, इफ सम हैज मेंशन्ड 3 मंथ्स, देन वी डोंट नीड टू केयर अबाउट द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ। And if sum has specified in terms of days, then our calculation will be in days, and then it would be appropriate to consider whatever days any month possesses. Otherwise any extra information is irrelevant. बात चमका क्या? बात समझ में आया क्या? क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आया क्या? कोई क्वेश्चन है तो पूछना। किसको किसको क्लियर है यार? हाथ बढ़ाओ यार। यहां एक भी मिस्टेक मेरे से नहीं होना चाहिए, आपसे नहीं होना चाहिए समझने में, ठीक है? तो लिखो थर्ड बात, थर्ड बात, थर्ड बात, क्लास अगर मैं थर्ड बात करूं, वो क्या है बोलो? बिल आफ्टर साइट, खाली यही तो बचा है। आफ्टर साइट का मतलब है रिदम ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, अब हम लोग 3 महीने की गिनती शुरू करेंगे।
लिखिए 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 लिखिए, इट मीन्स द टेन्योर ऑफ द बिल, द टेन्योर ऑफ बिल, the tenure of bill starts after date of acceptance या from date of acceptance. starts after मत लिखना, from date of acceptance, from date of acceptance, from date of acceptance. Example, let's say a bill was, लिखिए, let's say a bill was drawn on, क्लास लिखिएगा, let's say a bill was drawn on 1st January 2015, accepted on 15th January 2015, accepted on 15 January 2015, 15 2015. सो मैच्योरिटी डेट विल बी, दोस्तों 3 महीना कहां से सोच रहे हो, 15 जनवरी से कि 1 जनवरी से? 15 जनवरी से एकदम, जिस दिन रुद्र बिल आफ्टर साइट है, मतलब जिस दिन सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया वहां से 15 जनवरी से। अच्छा 3 महीना आगे बढ़ो तो 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 3 हो गया, अब प्लस 3 दिन और ऐड कर दो, तो मैच्योरिटी डेट विल बी 18th, क्या था 18th, क्या अप्रैल, ओके। यहां पे स्टूडेंट्स डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता है, यहां स्टूडेंट्स डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता है सर। चलिए, अच्छा स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कौन सा बिल है, अपने को कोई मतलब नहीं है कौन सा बिल है, अपने को ये याद रखना है अगर डेट दिया तो अपने को डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है 3 ठो। हाँ बोलो अल्फ्रिक। नहीं, काउंट ही नहीं होगा, काउंट ही नहीं होगा। हाँ, अब इसमें जो आप लोगों ने सवाल कर लिया इतना सारा, क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं स्ट्रेट अवे जर्नल एंट्री कराऊं, नहीं, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि डे ऑफ मैच्योरिटी निकालो बिल का, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। लिखिएगा सम पॉइंट्स, लिखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स टू रिमेंबर while computing, points to remember while computing, points to remember while computing, points to remember while computing date of maturity, points to remember while computing date of maturity. If period is in months, जो टाइम पीरियड दिया हुआ बिल का वो अगर मंथ्स में है, इफ पीरियड इज इन मंथ्स वी कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। अमन समझ में आ गया आपको बात? वी कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मंथ्स। if period is in months we calculate in months, in terms of months, class। if period is in days, if period is in days we calculate in terms of days, if period is in days we calculate in terms of days, बोलो बोलो, if period is in days we calculate in terms of days। तीसरा, जो भी फर्स्ट डे होता है वो काउंट नहीं होता, फर्स्ट डे इज नॉट काउंटेड, फर्स्ट डे दैट इज बिल ड्राइंग डेट इज नॉट काउंटेड। आरव समझा क्या? पहला दिन आपने को काउंट नहीं करना, इज नॉट काउंटेड। अच्छा लिखिए, इफ मैच्योरिटी डेट, if maturity date falls on a holiday, falls on a national holiday, falls on a national holiday,
if maturity date falls on a national holiday, if maturity date falls on a national holiday, then previous day is considered as a the maturity date. Previous day is considered as the maturity date. हाँ, एकदम 3 महीना प्लस 3 दिन वाला का ही बात होगा. कभी भी 3 महीना वाला से मतलब ही नहीं है. 3 महीना वाला डेट इरेलीवेंट है. 3 महीना प्लस 3 दिन के बाद वाला जो डेट है वो नेशनल हॉलीडे पे है, तो प्रीवियस डेट माना जाएगा. अरे अभी वो उसी पे प्रैक्टिस है. यू आर आस्किंग हाउ डू वी कैलकुलेट इन सिंपल लैंग्वेज, वही तो अभी नेक्स्ट सम कराने वाला हूं. लिखो ना, मैं खाली पॉइंट्स टू रिमेंबर बोल रहा हूं जिससे बाद में सवाल जवाब नहीं हो अपना. फिफ्थ बात, इफ maturity date is a sudden holiday, लिख लीजिए, if maturity date is a sudden holiday, if maturity date is a sudden holiday, next day is the maturity date. नेक्स्ट डे इज द मैच्योरिटी डे. सर ये बातचीत तो हमें क्लियर हो गई. सर यार ये बातचीत तो हमें क्लियर हो गई. अब चलिए लेट्स प्रैक्टिस एन एक्सरसाइज. अच्छा, इसमें ना ये जो यहां पर बात है ना, इफ द मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ नेशनल हॉलीडे, अमन इसमें एक चीज और ऐड कर लो, और अ संडे भी हुआ तो नॉन वर्किंग डे है, तो तुमको सैटरडे को ही बिल का पेमेंट करना पड़ेगा. लिख लेना, ये मैंने नहीं लिखाया था, ऑन अ नेशनल हॉलीडे और अ संडे. हाँ सर. सर आगे बातचीत करते हैं. सर आगे बातचीत करते हैं. नहीं, नो, अगर बैंक का भी पड़ा तो इसलिए बोल रहे हैं कि नॉन वर्किंग डे मान लो. ठीक है क्लास. इफ मैच्योरिटी डेट इज अ सडन हॉलीडे, नेक्स्ट डे इज द मैच्योरिटी डे. चलिए आइए, लेट्स सॉल्व अ सम एंड वी कैन डिस्कस. क्वेश्चन लिखिएगा क्लास. कैलकुलेट. क्लास वी हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन. कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल in following cases. Calculate due date of bill in following cases. लिखिएगा एवरीवन. एक हेड आप लोग डालिएगा, डेट ऑफ बिल इन द फॉलोइंग केसेस. हेडिंग डालिएगा डेट ऑफ बिल. आपने कंप्यूटेशन करना है एवरीवन, डेट ऑफ बिल, और यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं पीरियड, कि कितने टर्म के लिए वो बिल बना है. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस, है ना. डेट ऑफ बिल और एक पीरियड है. लेट्स सी. इस तरह से बनाइएगा जिससे मैच्योरिटी डेट हम लोग सीधा उधर लिख सकेंगे. समझ गए ना, वापस से काम नहीं करना पड़ेगा. क्लास पहला वाला लिख लीजिए, 23 नवंबर. 3 मंथ्स, जनरली 3 मंथ्स ही बिल का मैक्सिमम पीरियड माना जाता है. 23 नवंबर 2016. और ये जो बिल का पीरियड दिया हुआ है वो हमें 2 मंथ्स दिया हुआ है. एम लिख रहा हूं तो मंथ्स, डी लिख रहा हूं तो डेज ऑफ कोर्स. ठीक है ना. 23 नवंबर 2016. लिखिएगा 27 नवंबर 2015. 3 मंथ्स है. नेक्स्ट दोस्तों 29 मई 2016. 29 मई 2016. स्टूडेंट्स 4 महीने हैं यहां पर. लिखिए 23 मई 2016. क्लास लिखिएगा 23 मई 2016.
23rd में 2016, इसमें अपने लिखेंगे 60 डेज। 13 जुलाई 2016, 13 जुलाई 2016, इसमें अपने पास है 30 डेज। और एक और क्वेश्चन ले लो। हाँ जी सर। 31st में 2016 एंड द ड्यू पीरियड इज 1 मंथ। क्लास सो ये है, आप लोग सॉल्व करो, मैं एक एक करके फिर पूछूंगा आप लोग से, है ना। और ये है मैच्योरिटी डेट, डेट ऑफ मैच्योरिटी, यहां पे नोट करिए। सबसे पहले नमन और अथर्व आप लोग से पूछेंगे, सो रेडी रहेंगे आप लोग आंसर के साथ, नहीं तो यू विल स्टे बैक आफ्टर द क्लास एंड सॉल्व। पूरा लेक्चर दोबारा दिखवाएंगे आप लोग को। डेट ऑफ मैच्योरिटी, आ जाइए क्लास, ट्राई इट आउट एवरीवन। समृद्ध जल्दी सॉल्व करिए भाई, टाइम वेस्ट मत कीजिए। प्लीज सॉल्व इट स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग। हाँ हाँ, तो वो अच्छा, ये आरफ का एक वाजिब क्वेश्चन है कि सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा उस दिन संडे है कि नहीं। वो इग्नोर कर, वो उन लोग का इंफॉर्मेशन है, तुम संडे वाला पॉइंट को इग्नोर कर। हाँ लेकिन अब 15 अगस्त आ गया तो यू नो, 26 जनवरी आ गया तो यू नो। चलो अगर सच में 23 नवंबर कौन सा डे हो तो फिर मैथ्स का सम बन जाएगा कैलेंडर्स का चैप्टर में। हाँ क्या तुम मुझसे अब अचानक से बात करने लग गया। क्लास देखिए, अब क्लास अब सुनिएगा, क्लास अभी सुनिएगा। 23 नवंबर है स्टूडेंट्स, अगर अपने एकदम आराम से पहले हिसाब करते हैं फिर आप लोग से बातचीत करेंगे। 23 से 2 महीना जंप करते हैं, क्योंकि अगर मंथ से आयुष तो सोचना भी मंथ्स के टर्म्स में है। वंश इज दैट करेक्ट, विधि इज दैट करेक्ट, कि अगर मंथ्स में गिवन है तो सोचना भी मंथ्स के टर्म्स में है। अच्छा 23 नवंबर है, 1 महीना जंप मारो। अच्छा 1 मिनट स्टूडेंट्स, अगर 23 नवंबर है 1 महीना जंप मारा तो क्या आया 23 दिसंबर। फिर 1 महीना जंप मारो तो क्या आया 23 जनवरी। कितना दिन ऐड करेंगे 3, क्या आ गया 26 जनवरी। क्या आया, जो आया वो बात कर रहा हूं, बट 26 जनवरी क्या हो गया, एक एक हॉलीडे है। तो यानी कि अगर पब्लिक हॉलीडे होता है तो प्रीवियस डे आ जाता है, तो प्रीवियस डे आ जाता है, इसका मतलब हो जाएगा 25 जनवरी। आया, आया, हाँ मैं जानता हूं स्टूडेंट्स का हिसाब में आया होगा 26 जनवरी, बट दोस्तों क्योंकि वो एक नेशनल हॉलीडे है तो आप लोग 25 जनवरी को लिखोगे। स्टूडेंट्स ऑनलाइन, इज दैट क्लियर गाइस, कम ऑन यार। जी सर, ओके। ऑफलाइन किसको किसको सही मिला यार ये वाला आंसर, फटाफट यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार सिंपल, 27 नवंबर क्लास 2015 है, क्लास 27 नवंबर है। अगर मैं 3 महीना जंप करूं तो वो आया 27 दिसंबर। वेट, 27 दिसंबर, फिर आया 27 जनवरी, फिर आया 27 फरवरी। यहां तक हिसाब सही है, सही है। अब कुछ महानुभाव लोग 3 जोड़ के 30 फरवरी लिख देंगे। अगर 27 फरवरी है 2016, एक लीप ईयर है, तो 29 2 तारीख, दो दिन हो गया, एक दिन और जोड़ दोगे तो 1 मार्च आ जाएगा। सो क्लास आंसर इज फर्स्ट।
अरे बाप रे, चलो। सो एवरीवन, एक मिनट स्टूडेंट्स, डेट मैंने ईयर नहीं लिखा। हेलो, पहले वाले का था 25 जनवरी 2017, दूसरे वाले का 1 मार्च 2016। क्लास लिखिएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। एकदम रिलैक्स एंड लिसन एवरीवन। 29 मई है, 4 महीना है, तो अभी भी हम महीना के टर्म्स में ही सोचेगा। तो स्ट्रेट अवे बोलो, 29 मई है ना, तो क्या आ गया? जून, जुलाई, अगस्त एंड गेस व्हाट, सितंबर। तो मैं कहां पहुंच गया हूं? 29 सितंबर। क्लास कहां पहुंच गए? अगर क्लास हम लोग 29 सितंबर पहुंच गए, एक बार फिर से बोल रहा हूं, है ना, यहां पे सब कुछ सुनिएगा, ठीक है? ये लोग इधर से एक्चुअली बहुत बात कर रहे थे, तो मेरा फोकस पूरा डिस्टर्ब हुआ। 29 मई से जून, 29 जून आया, 29 जुलाई आया, 29 अगस्त आया एंड फिर 29 सितंबर आया। अब अगर स्टूडेंट्स मुझे 3 दिन जंप करना है, तो एक मिनट, सितंबर का मंथ है, तो 30 सितंबर आया, 30 सितंबर आया, फिर 1 अक्टूबर आया, फिर 2 अक्टूबर आया। बट 2 अक्टूबर गांधी जी केक काटेंगे, तो इस वजह से और बाय द वे 2 अक्टूबर, क्लास 2 अक्टूबर इज अ नेशनल हॉलीडे। कॉमन सेंस है, 2 अक्टूबर इज अ नेशनल हॉलीडे। तो अगर दोस्तों 2 अक्टूबर नेशनल हॉलीडे है, कौन सा डे आ जाएगा? उसके पहले वाला, 1 अक्टूबर। एवरीवन, 1 अक्टूबर 2016। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 में 2016 है, और उसमें मुझे 60 दिन ऐड करना है। 23 में है, उसमें मेरे को 60 डेज ऐड करना है। सो एवरीवन, इफ दैट इज द केस, ध्यान दीजिएगा, अगर 2016 और मुझे 60 दिन ऐड करना है, सो एवरीवन ध्यान से सुनना, फेब हो गया, मार्च हो गया, 31 मार्च खत्म, अप्रैल 30 दिन का है, मई 31 डे का है। तो अब अगर मई 31 डेज का है, क्लास अगर क्वेश्चन डेज में है तो अपने को सोचना डेज में है, अगर क्वेश्चन डेज में है तो अपने को सोचना भी डेज में है। अच्छा एक मिनट ना, मैं यहां पे आपको कंप्यूटेशन भी दिखा रहा हूं। 23 में है, क्लास अगर मैंने 8 डेज ऐड करा तो क्या आ गया जरा बताना? 31 में आ गया। मैंने सही करा है? आरव अग्रीड है? अब आरव 8 दिन मैंने ऐड करा तो 31 में आ गया। मैं हिसाब दिखा रहा हूं, आप लोग को समझ में आएगा। फिर बच्चा लोग, जून अगर है तो हमको 30 जून लाने के लिए कितना दिन ऐड करना पड़ेगा? 30। अब वेट एंड लिसन टू द कंप्यूटेशन। नेक्स्ट इज, अब वेट, ये 30 जून हो गया। अब आगे सुने आप लोग, 8 और 3 38 हो गया, और कितना दिन है? 22, क्योंकि 60 दिन जोड़ना है। तो ये देखो, मैं और 22 डेज जोड़ूंगा, तो हम लोग 30 जून से कहां चले गए बोलो? 22 जुलाई। कहां पहुंच गए बोलो? 22 जुलाई। वेट एवरीवन, वेट एवरीबॉडी। अब एक मिनट ना, 22 जुलाई, अंडरस्टूड है यार? सर बात तो ठीक है, अब आप आगे बताना क्या है इसमें। अपने को डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है। क्या ऐड करना है? डेज ऑफ ग्रेस। बट वेट, डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 3। तो 22 जुलाई में और 3 ऐड कर लिया, क्या आ गया? 25 जुलाई। किसका किसका आंसर 25 जुलाई आया यार? आप लोग अब ये चेक करना, अगर आप लोगों ने 25 जुलाई लाया है, एक बार देखना कि 23 मई को छोड़ के 8 दिन के बाद 31 में आ रहा है क्या, देखना। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। मतलब हम लोगों ने 23 को काउंट नहीं करा है, हम लोगों ने 23 को काउंट नहीं करा है। बराबर है? तो इसका मतलब मैंने 8 दिन देख लिया। अच्छा 60 डेज था, ये भी कंफर्म कर लेना। तो हाँ जी सर, 8 डेज यहां हो गया, और 38 हो गया, 22 यानी कि 60 हो गया, प्लस 3 यानी 25 जुलाई। क्या आ रहा है बोलो?
25 जुलाई। नमन आपका क्या आया? क्या आया? 25 जुलाई। कुणाल, राशि, एवरीवन राइट इट डाउन, लिख लीजिएगा। क्लास नेक्स्ट पे चलते हैं, 13 जुलाई पर चलते हैं। किस पे चलते हैं बोलो? 13 जुलाई पे। स्टूडेंट्स 13 जुलाई में हम लोगों को क्या बोला गया था? 13 जुलाई में हम लोगों को बोला गया था 30 डेज। सो स्टूडेंट्स अगर 30 डेज बोला गया है तो स्ट्रेट अवे जुलाई का 13 जुलाई को ऐड हटा दो, यहां पे 13 जुलाई को हटा दो एक बार यहां पे। अब क्लास जुलाई 18 डेज है, और मतलब 31 जुलाई आने में, तो राशि प्लस 18 करा मैं, तो ये हमारे पास आया अमन 31 जुलाई। प्रियम क्या है अपने पास? 31 जुलाई। बट प्रियम गेस व्हाट यार, यहां पर अपने को अब और क्या ऐड करना है दोस्त? क्योंकि 30 डेज है तो 12 दिन ऐड करना है। रुद्र अगर दोस्त मैंने 12 दिन ऐड किया तो भैया रुद्र क्या आ गया? 12 अगस्त आ गया। बट एक मिनट रुद्र, हम लोग को कितना डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है? 3। ओहो, क्या आ गया? 15 अगस्त। तो इसलिए हम लोग प्रीवियस डे जाएंगे एंड वी विल मार्क द डे एज 14th अगस्त। आया 15th, बट बिकॉज ऑफ अ नेशनल हॉलीडे 14th अगस्त। सो एवरीवन 14 अगस्त 2016। यार कौन कौन बच्चा को क्लियर है यार? हाथ उठा लेंगे यार फटाफट यार। क्लियर? हाँ अमन एज अ क्वेश्चन गाइस बोलो। हाँ, ऐ देखो आइंस्टाइन आ गया हमारे बीच में। वो बोल रहा है कि सर 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे है ना? 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे है, तो आप 14 पे आए थे। अच्छा 14 तो संडे निकल गया। एग्जाम्पल ही इज आस्किंग। तो इतना बद्दू एग्जाम्पल पूछ रहा है, तो 14 अगर संडे है तो फिर भैया तुमको ऐसा करना पड़ेगा कि 14 के पहले वाला दिन जमा करना पड़ेगा। 13 को आ जाओ। अब तुम बोलेगे 13 को अचानक से तूफान आ गया तो क्या होगा? तो भाई मंडे को जमा कर देना, इतना कोई केस तुम्हारे अगेंस्ट नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब एकदम अलग से वो हैरी पॉटर का वर्ल्ड बना रहा है फिक्शन का। खैर अभी इधर सुनना है ना। हाँ, ऐसे करके अभी इधर ध्यान देना। 31 में 16 है। एक मिनट, क्लास 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 है ना स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स 31 में 16 है, एंड गेस व्हाट स्टूडेंट्स, दे हैव आंसर्ड, हेलो, दे हैव आंसर्ड इन टर्म्स ऑफ 1 मंथ। तो अब मैं किसके टर्म्स में सोचूंगा? मंथ के। किसके टर्म में सोचूंगा? मंथ के। अगर इट वाज 31 में, तो अगर दोस्तों एक महीना, तो मई के बाद एक महीना में कहां लैंड किया? जून। कहां? 30th जून। कब बोलो? 30th जून। तो अगर 30th जून आ गया, अक्षत कितना डेज ऑफ ग्रेस ऐड करूंगा? 3। तो दोस्तों अगर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर रहा हूं 30th जून में, तो नेचुरली वेयर एम आई पोजिशनिंग माई सेल्फ? ऑन 3rd जुलाई। ऑन 3rd जुलाई। किस किस बच्चा का आया यार 3rd जुलाई? यार ऑनलाइन वालों कौन कौन 3rd जुलाई सोचा था? एक मिनट ना। ओके, हाँ बोलिए क्या क्वेश्चन है, बोलिए। एनी क्वेश्चन? सो दोस्तों हमारी सैटरडे वाली क्लास में मैं आपके साथ अब जर्नल के अराउंड डिस्कशन करूंगा। कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर कर दिए। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। अच्छा प्रियम, अमन, रुद्र,